everyone, welcome back to the next episode of our show पूछो जरा पूछो। सबसे पहले मैं आप सभी दर्शकों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने हमें इतना प्यार और प्रोत्साहन दिया है। आशा करती हूँ कि आने वाले समय में आप इसी तरह अपने लाइक्स, कमेंट्स और क्वेश्चंस के थ्रू हमें अपना प्यार देते रहेंगे और प्रोत्साहन देते रहेंगे। पिछले एपिसोड में हमने साइंस के दो बड़े नाम नील्स बोर और एल्बर्ट आइंस्टाइन के डिस्कशन ऑन क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में जाना था। तो आइए वेलकम करते हैं आशीष का एक बार फिर से और जानते हैं आगे की स्टोरी। वेलकम आशीष। थैंक्स श्रेया। दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप हमसे बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। तो पिछली एपिसोड तक क्वांटम मैकेनिक्स की नींव रखी गई थी। इनफैक्ट हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर, मैक्स बोर्न, इनको लगा था कि क्वांटम मैकेनिक्स फिनिश हो चुकी है। आज हम ये जानेंगे कि अभी क्वांटम मैकेनिक्स फिनिश नहीं हुई थी, उसमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी बाकी थी। वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है उसके बारे में हम लोग एक्चुअली बहुत पहले ही पढ़ लेते हैं, अपनी हाई स्कूल में पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन की स्पिन। बिल्कुल। स्पिन की जब हम बात करते हैं, स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, इसकी बात करते हैं। हमने जितनी अभी तक डिस्कशंस की हैं, कहानियां, उसमें मोस्टली थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट की बात की थी। बिल्कुल। एक अर्नस्ट रदरफोर्ड को छोड़ के हमने मोस्टली थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट की बात की, जिनमें नील्स बोहर इन्वॉल्व हैं, जिनमें एल्बर्ट आइंस्टाइन इन्वॉल्व हैं, जिनमें हाइजेनबर्ग, श्रोडिंगर, ये सब इन्वॉल्व है, मैक्स बॉर्न। बट वो जो एक्सपेरिमेंट हमने डिस्कस किया था प्रोफेसर रदरफोर्ड का, वो एक रेवोल्यूशनरी एक्सपेरिमेंट था, जिसके बिना ये जो ओल्ड क्वांटम थियरी थी जो नील्स बोर की थी, उसकी शुरुआत ना हो पाती। Exactly, the gold leaf experiment for the structure of Exactly, the gold, वो जो गोल्ड का पत्ते वाला एक्सपेरिमेंट था। एग्जैक्टली, गोल्ड फिल्म, या गोल्ड फिल्म। तो इसी तरह का एक एक्चुअली रेवोल्यूशनरी एक्सपेरिमेंट एक और है, जिससे क्वांटम मैकेनिक्स में जो होल्स थे, स्पिन वाले होल्स, वो पूरे हुए। उस एक्सपेरिमेंट का नाम है स्टर्न गेरलाक एक्सपेरिमेंट। ओके। ये इतना इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है क्वांटम मैकेनिक्स के लिए। इसकी एक्चुअली जो शुरुआत हुई थी, जो ऑटो स्टर्न ने जो शुरुआत की थी, वो ये सोच के की थी कि नील्स बोर की थियरी गलत है, मैं इसको गलत प्रूव करूंगा। आई सी। ओके। उन्होंने वो उसको गलत प्रूव करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया था। बट अल्टीमेटली हुआ क्या, नील्स बोर की थियरी इस एक्सपेरिमेंट से सही प्रूव हो गई। ओके, नाइस। और सबसे बड़ा ट्विस्ट यहां पर यह है कि वो गलती से सही प्रूव हो गई, क्योंकि जो रिजल्ट थे एक्सपेरिमेंट के, वो एग्जैक्टली वैसे ही मैच कर रहे थे जो नील्स बोर की थियरी प्रिडिक्ट कर रही थी। बट द एक्चुअल आंसर, द एक्चुअल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट रिजल्ट लाइड समवेयर एल्स। एक्चुअल एक्सप्लेनेशन जो थी वो थी कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन होती है। सो नेचर हैड सॉर्ट ऑफ फूल्ड अस। आज हम इसके बारे में जानेंगे। ओके। ये मिस्ट्री बनी रही, एक्चुअली बहुत बड़ी मिस्ट्री बनी रही कई साल तक। ये एक्सपेरिमेंट हुआ 1921-22 में। 5 साल तक लोग यही समझते रहे कि जो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है वो बोर के थ्योरी की वजह से एक्सप्लेन किया जा रहा है, बट ऐसा नहीं था। वो एक्सप्लेन हो रहा था क्वांटम मैकेनिक्स, न्यू क्वांटम मैकेनिक्स में जो नया स्पिन का कॉन्सेप्ट आया था उसकी वजह से। आई सी। ओके। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स जो क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं, उनकी बुक्स का इनफैक्ट पहला चैप्टर होता है ये स्टर्न गेरलाक एक्सपेरिमेंट। ओह, ऑलराइट। तो इसकी चर्चा करेंगे। तो ऑटो स्टर्न जो थे, 1912 में उन्होंने पीएचडी की थी यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेस्लाव में, पोलैंड, जो अभी पोलैंड में है। उस टाइम आई थिंक जर्मनी में था। और अभी पोलैंड, अभी उसको बोलते हैं व्रॉस्लाव, पोलिश एक्सेंट में व्रॉस्लाव। तो ये एक सिटी है, बहुत ब्यूटीफुल सा सिटी है। एंड ऑटो स्टर्न ने जो पीएचडी की थी वो थी फिजिकल केमिस्ट्री में। वो ट्रेनिंग जो थी उनकी बोथ थ्योरी और एक्सपेरिमेंट दोनों में हुई थी। दैट्स रेयर। या सो आई मीन मोस्टली जो साइंटिस्ट होते हैं या वो थ्रेटिशियंस होते हैं या वो एक्सपेरिमेंटलिस्ट होते हैं, जिनकी ट्रेनिंग में दोनों में हुई होती है, बहुत रेयर होते हैं। तो उनकी दोनों में थी। ऑटो स्टर्न 1913 में
पोस्ट डॉक करने पराग चले गए, चेक रिपब्लिक में है जो भी, वहां पर वो आइंस्टाइन से मिलते हैं। अब ओटो स्टर्न एक अच्छे थ्योरेटिशियन है, तो आइंस्टाइन के साथ बड़ा जेल अप करते हैं, बहुत सारे आइडियाज एक्सचेंज करते हैं, आइंस्टाइन के साथ अच्छी दोस्ती हो जाती है। आइंस्टाइन फिर वापस ज्यूरिक आ जाते हैं, 1913 की ही बात है, कुछ महीने पराग में लगा के ज्यूरिक आते हैं, तो ओटो स्टर्न उनके पीछे पीछे ज्यूरिक आ जाते हैं और वहां पर लेक्चरर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री ये पोजीशन उनको मिल जाती है। आई से उसके बाद नील्स बोर, 1913 की ही बात है, नील्स बोर की थ्योरी आई थी। नील्स बोर का जो एटम का मॉडल था कि बीच में एक न्यूक्लियस है बहुत हैवी और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन घूम रहा है प्लैनेट्स की तरह, और कुछ स्पेसिफिक ऑर्बिट्स में घूम सकता है, और एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट जाता है तो या तो वो फोटोन को एब्जॉर्ब करता है या दूसरे से पहले में आएगा तो फोटोन एमिट करेगा। क्वांटम जंप जिसकी हमने बात की थी आई थिंक एपिसोड 3 में। तो ये जो थियरी इतना रेवोल्यूशनरी आइडिया और इतना लोग इसको बिलीव नहीं कर रहे थे कि इनफैक्ट ओटो स्टैन ने उस टाइम पर बोला कि अगर नील्स बोर की ये नॉनसेंस ठीक निकली तो मैं फिजिक्स छोड़ दूंगा। ओके, ऑलराइट। इतना स्ट्रांग मतलब उनका रिएक्शन था इस पर। तो उन्होंने उस टाइम इस थ्योरी पे, हाँ, तो उन्होंने उस टाइम पर ठान लिया कि मैं जो नील्स बोर की थियरी है उसको रॉन्ग प्रूव कर दूंगा एक्सपेरिमेंटली। ओके। उनको ये पैशन सा ही हो गया कि नील्स बोर ठीक नहीं हो सकते। उसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 लग जाती है, तो साइंटिफिक एक्टिविटी जर्मनी में काफी मिनिमम सी हो जाती है, मोस्टली एक्टिविटी वॉर रिलेटेड हो जाती है, वेपन्स रिलेटेड हो जाती है। तो उस टाइम पर ओटो स्टर्न ये सब नहीं कर पाए जो उनका शौक। उसके बाद वॉर खत्म हुई तो 1919 में ओटो स्टर्न इधर आ गए फ्रैंकफर्ट में, बहुत ही पॉपुलर सिटी है जर्मनी में। तो फ्रैंकफर्ट हम जानते हैं वहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिससे इंडिया फ्लाइट चलती है इंडिया में दिल्ली और बैंगलोर के लिए। हाँ एग्जैक्टली, तो डायरेक्ट फ्लाइट भी चलती है। तो फ्रैंकफर्ट आ गए, और फ्रैंकफर्ट किसके पास आए? मैक्स बॉर्न के पास। मैक्स बॉर्न जो कि वो फ्रैंकफर्ट में थे इस टाइम। या सो ही वाज अ वेरी इन्फ्लुएंशियल पर्सन फॉर क्वांटम मैकेनिक्स। उन्होंने हाइजेनबर्ग के साथ मिलके काफी मैथमेटिक्स डेवलप किया था क्वांटम मैकेनिक्स का, जो हमने पिछली एपिसोड्स में जाना भी। मैक्स बॉर्न ने बोला कि देखो मैं तो थ्योरेटिशियन हूं, तुम्हारी ट्रेनिंग दोनों में है, तुम एक काम करो, तुम एक्सपेरिमेंट करो। सही बात है। तो ओटो स्टर्न को तो यही करना था, उनको ये था कि मैं बोर की थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली गलत प्रूव करूंगा। उनको एक आइडिया था ओटो स्टर्न को कि हम क्या करेंगे, कुछ एटम्स का इस्तेमाल करेंगे। कैसे? एटम की बीम एक प्रोड्यूस करेंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग सी बीम, और उसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर बोर की थ्योरी को गलत प्रूव करेंगे। अब ये जो एटम्स कैसे प्रोड्यूस होंगे? हाँ, तो ये जो मेथड था जिसको मॉलिक्यूलर बीम मेथड एक्चुअली बोलते थे, ये एक फ्रेंच फिजिसिस्ट थे लुई डिनोये। आई सी 1911 में उन्होंने ये बनाया था ये मेथड। तो इस मेथड के बारे में सुना हुआ था ओटो स्टर्न ने और डेवलप करना शुरू कर दिया लैब में। इनफैक्ट 1919 की बात है, कुछ कुछ प्रीलिमिनरी एक्सपेरिमेंट भी कर दिया, और उन्होंने इनफैक्ट मैक्सवेल बोल्ट्जमैन की जो स्टैटिस्टिक्स थी उसको प्रूव कर दिया कि हाँ ये ठीक है एकदम। डूइंग सम एक्सपेरिमेंट विद बीम्स ऑफ एटम्स। कौन से एटम? वो सिल्वर एटम यूज कर रहे थे। सिल्वर एटम्स, ओके। तो सिल्वर एटम की एक बीम बना रहे हैं, बहुत गर्म कर रहे हैं सिल्वर एटम को। हाँ, आपने पूछा कि ये कैसे करते हैं? गर्म करो, 1000 डिग्री पे गर्म करो सिल्वर को, उसकी एक बीम निकलेगी, एटम्स की बीम। एटम्स की बीम। तो इस तरह से अभी क्या था, आइडिया क्या था? बोहर की थ्योरी में प्रोफेसर सोमरफेल्ड ने एक जनरलाइजेशन की थी। वो क्या किया था कि जो बोहर की थ्योरी है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है तो इसके साथ एक मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड होना चाहिए, बिकॉज मूविंग चार्ज हैज अ मैग्नेटिक फील्ड। Produces electric field, yeah. No, magnetic field, not electric. Electric field also. Produces magnetic field, yeah, yeah. And then आइडिया ये था, बोर की थ्योरी ये बोलती थी
कि या तो मैग्नेटिक फील्ड वो इस डायरेक्शन में हो सकता है, अप हो सकता है या डाउन हो सकता है। राइट हैंड थंब रूल जिसे हम लोग पढ़ते हैं बुक्स में, आई हाँ गेस। वैसा ही, अगर ऐसे ऐसे करंट घूम रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर होगा, अगर ऐसे करंट घूम रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे होगा। एग्जैक्टली। तो ये आइडिया था। अब एक बार क्या है, मतलब ये तो थियोरी से निकल के आ रहा है, पर इसको क्या मतलब, इसका करना क्या है, ये ऑटो या स्टैन को सोचना था। ऑटो स्टैन एक बार बड़ा, मतलब कि विंटर्स की बात है, बहुत ठंड है, तो जर्मनी में बहुत ठंड हो जाती है विंटर्स में, बहुत सुस्ती बिल्कुल। आती है, मतलब बिस्तर से निकलने का सुबह मन नहीं करता। आप अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं ऐसा लग रहा है। हम सबका यही एक्सपीरियंस होता है इतनी ठंड में। तो ऑटो स्टैन बिस्तर में है, सुबह सुबह निकलने का मन नहीं कर रहा है, उनका मैक्स बॉर्न वेट कर रहे हैं लैब में। वो बोलते हैं आज नहीं मैं जाऊंगा, मन नहीं कर रहा, बहुत ज्यादा ठंड है। पर ना वो सोचते जा रहे हैं एक्सपेरिमेंट क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए, तो उनको अचानक से एक आइडिया आता है कि ये करना चाहिए। वो ये इस तरह से कहानी है कि उनको बिस्तर में पड़े पड़े ये आइडिया आया था बहुत सुबह ठंड में। तो एक्सपेरिमेंट क्या करना है कि बोर की थ्योरी बोल रही है कि इस तरह से दो टाइप के मैग्नेटिक फील्ड हो सकते हैं, या नीचे हो सकता है या ऊपर। अगर मैं ये एटम्स की बीम को एक मैग्नेट के बीच में से पास करूं तो बीम आधी ऊपर डिफ्लेक्ट होनी चाहिए, आधी नीचे, तो बीम बिल्कुल स्प्लिट हो स्प्लिट हो। जानी चाहिए बिल्कुल। बोर की थ्योरी के हिसाब से। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करता है, तो एक आधी इधर जाएगी आधी इधर जाएगी, अज्यूमिंग कि आधे एटम्स में ऐसे घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, आधे में ऐसे घूम रहा है, जो कि बोर की थ्योरी बोल रही थी। तो अगर मान लो बोर की थ्योरी ठीक है, तो हमें स्प्लिटिंग दिखाई देनी चाहिए सिल्वर एटम्स की एक फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर। और अगर बोर की थ्योरी गलत है, अगर क्लासिकल मैकेनिक्स ठीक है, तो वो स्प्लिटिंग नहीं नजर आनी चाहिए, वो एक ब्रॉड सी बीम नजर आनी चाहिए, यूनिफॉर्म सी ब्रॉड। ओके ओके ओके। इसको टेस्ट करना था, और ये बहुत चैलेंजिंग काम है। चैलेंजिंग क्यों है कि ये जो पहले बीम एटम्स की प्रोड्यूस करनी है, ये बहुत ही कॉलिमेटेड बीम होनी चाहिए, एकदम बारीक सी। बहुत कितनी नैरो। बारीक, हाँ बहुत नैरो, तभी एक बहुत छोटी सी स्प्लिटिंग नजर आएगी मैग्नेटिक फील्ड में। राइट। और कितनी बारीक बीम होनी चाहिए, जो स्लिट है जिसमें से सिल्वर एटम्स निकल रहे हैं, दैट शुड बी जस्ट 30 माइक्रोन वाइड। हाँ, दैट्स नैरो देन अ हेयर आई गेस। या एग्जैक्टली, सो हमारा जो हेयर होता है उसकी विड्थ कुछ होती है 50-60 माइक्रोन, हम्म। तो ये 30 माइक्रोन होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, मैग्नेट जो लगानी है वो एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। ओके। थोड़ा ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट ऐसा है कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दो पोल पीसीज है, तो उसमें ऊपर से नीचे जाते जाते चेंज करना चाहिए, तो इसके लिए एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री इन्वेंट करनी पड़ेगी मैग्नेट की। अभी ये सब एक्सपेरिमेंट का वो सोच रहे हैं कि बाजू वाली बिल्डिंग में, जो कि एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स की बिल्डिंग थी, वहां पर एक नए फिजिसिस्ट आए हैं, एक्सपेरिमेंटल अच्छा। फिजिसिस्ट। उनका नाम है वॉल्टर गेरलाक। ओके। वॉल्टर गेरलाक जो है वो बहुत ही अच्छे एक्सपेरिमेंटलिस्ट हैं, और उनका भी शौक जो है वो एटम्स की बीम्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने को है। आई सी। तो मैक्स बॉर्न वॉल्टर गेरलाक को मिलते हैं, तो वॉल्टर गेरलाक मैक्स बॉर्न को बोलते हैं, देखो मैं बिस्मथ एटम्स की बीम के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ मैग्नेटिक फील्ड लगा के। तो बिस्मथ क्यों पर्टिकुलरली? वो कुछ थियरी थी कि वो वाल्थर उसमें इंटरेस्टेड थे कि बिस्मथ एटम जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में थोड़े से ऐसे बेंड होने चाहिए, उसको डायामैग्नेटिज्म बोलते हैं। उसकी बात ओके। हम फिर कभी करेंगे। तो स्टर्न बोले, नो नो स्टर्न, मैक्स बॉर्न बोले कि ये तो अजीब सा एक्सपेरिमेंट लग रहा है, इसका कुछ मतलब नहीं है, सेंस नहीं है, तुम क्यों रिसोर्सेज टाइम पैसा वेस्ट इस पे करना चाहते हो। तो वॉल्टर गेरलाक बोले, देखिए प्रोफेसर बॉर्न, बहुत रिस्पेक्ट करता हूं मैं आपकी, बट कोई भी एक्सपेरिमेंट इतना डंप नहीं होता कि उसको ना किया जाए। दैट्स सो ट्रू। बिल्कुल बिल्कुल एक्सपेरिमेंट सही। हर कुछ करके देखना चाहिए। हाँ, जैसे बच्चे होते हैं ना, हर चीज को मुंह में डाल के देखेंगे, उस तरह से एक्सपेरिमेंट हर तरह का करना चाहिए, कोई भी इतना डम नहीं है। सो खैर, फिर उसके बाद ऑटो स्टैन को मिलते हैं। मतलब वाल्टर गेरलाक का ऐसा एटीट्यूड था कि ऑल काइंड्स ऑफ रेवोल्यूशनरी, कुछ भी हो, एक्सपेक्टेड कुछ भी, हम करके देखेंगे। ऑटो स्टैन वाल्टर को अपनी आइडिया के बारे में बताते हैं। वाल्टर ने ये जो बोहर के ऑर्बिट्स और उनके साथ क्या बोलते हैं एंगुलर मोमेंटा, इनके बारे में सुना नहीं था। वो एक्साइट हो जाते हैं कि ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है, ये बड़ा बढ़िया रहेगा अगर हम बोर की थियरी को प्रूव या डिस्प्रूव कर दें। स्टैन तो बोलते थे नहीं नहीं डिस्प्रूव ही करेंगे, पर वो तो ऑब्वियसली अब एक्सपेरिमेंट बताएगा ना प्रूव होगा कि डिस्प्रूव होगा।
लग जाते हैं एक्सपेरिमेंट करने दोनों हाँ। फिजिसिस्ट। एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाने लगते हैं। तो जर्मनी में उस टाइम पर वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुई होती है ना, तो इकोनॉमी जर्मनी की एकदम डूब जाती है। हाँ, डिप्रेशन आता है। ग्रेट डिप्रेशन इकोनॉमी में। तो लैब को जो पैसा वैसा मिलना था बंद हो गया ओ ओ बिल्कुल। ओ। एक्सपेरिमेंट उनका लटक गया। अब एक्सपेरिमेंट कैसे किया जाए? मैक्स बॉर्न है उनके बॉस, वो बोलते हैं कि हमारे पास एक तरीका है लैब चलाने का। मैं आइंस्टाइन की थ्योरी जो है रिलेटिविटी, उसके ऊपर लेक्चर्स देता हूँ इधर उधर जाके, और हम टिकट बांटेंगे, उसके लिए पैसा लेंगे। ओके। तो इस तरह अब ये लोग बोले कि अरे तुम्हारा ये पैसा देके कौन लेक्चर सुनने आएगा? तो नहीं, आइंस्टाइन की थ्योरी है, आएंगे, बहुत पॉपुलर फिजिसिस्ट है। तो हुआ भी ऐसे ही, हॉल फुल रहता था, पैसा मिलता था थोड़ा, वाओ। और उससे वो लैब चल रही थी। कुछ महीने तो चली, उसके हाँ हाँ, बाद कम पड़ गया, क्योंकि एक्सपेरिमेंट बिल्कुल। अपग्रेड करना था, सेटअप अपग्रेड करना था। फिर क्या हुआ, मैक्स बॉर्न को किसी ने बोला कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हेनरी गोल्डमैन, अमेरिका में, हाँ, उनको आप लिखो। अमेरिकन। हाँ, ओके। उनको आप लिखो कि हम ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं फ्रैंकफर्ट में। अब रीजन ये है कि हेनरी गोल्डमैन की जो रूट्स हैं वो फ्रैंकफर्ट की हैं, तो मे भी वो कुछ पैसा आपको दे दें। वाओ। तो हेनरी गोल्डमैन वो थे जिन्होंने गोल्डमैन सैक्स नाम की एक कंपनी फाउंड की थी, जो अच्छा, ये बैंकिंग कंपनी गोल्डमैन सैक्स। एग्जैक्टली वाओ। ओके। इन्वेस्टमेंट। तो उन्होंने हेनरी गोल्डमैन को वो लिख दिया, एक पोस्ट कार्ड भेज दिया। तो रिप्लाई आया बहुत बढ़िया सा, साथ में एक चेक आया कुछ फ्यू $100 का। तो विच उनकी, इज क्वाइट अ लॉट आई थिंक इन हाँ, विच वॉज 19। इनफ फॉर देम टू फिनिश देयर एक्सपेरिमेंट। तो वो बड़े खुश कि हाँ हमें पैसा मिल गया, चलो एक्सपेरिमेंट पूरा करो। अभी एक्सपेरिमेंट बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट को पूरा करने में, रिजल्ट आने में 1 साल से ज्यादा टाइम लग गया। रीजन ये वाओ। था कि ये सेटअप जो था इतना प्रिसाइजली ओरिएंटेड चाहिए, और जो स्प्लिटिंग हो रही है बीम्स में, अगर हो भी रही है तो वो इतनी छोटी हो रही है कि आपको बहुत मुश्किल है उसको देखने में। और आई दूसरी सी। बात, एक्सपेरिमेंट का जो सेटअप है वो हर कुछ घंटे में क्रैश कर रहा है। तो इसलिए आपको वो कुछ घंटे का ही टाइम है जिसमें आपको ऑब्जर्वेशन लेनी है, और ये एक्सपेरिमेंट इतना लंबा चलेगा कि ये कुछ घंटे काफी नहीं है। लंबा क्यों चलेगा? कि सिल्वर एटम्स की बीम निकल रही है और वो उसके बाद फोटोग्राफिक प्लेट पे पड़ रही है, वो आपको फोटोग्राफिक प्लेट पे रिकॉर्ड करनी है बीम। अब उस पे इनफ सिल्वर एटम्स होने चाहिए तभी आप उसको देख पाओगे, नहीं तो नहीं देख पाओगे। इसलिए बिल्कुल। कई घंटे चाहिए। तो ये बड़ा मुश्किल काम था। एक बार क्या हुआ, मतलब वो देख ही नहीं पा रहे हैं बीम। एक बार क्या हुआ, फोटोग्राफिक प्लेट या जो भी मतलब उनकी प्लेट थी, उसको वॉल्टर देख रहे हैं ऐसे, और बहुत परेशान है कि कुछ नजर नहीं आ रहा है, कोई एटम्स नजर नहीं आ रहे हैं इसमें। ओके। और मतलब एटम्स का कुछ छोटा सा एरिया में कुछ डार्कन्ड स्पॉट्स तो नजर आए ना, तभी पता चलेगा सिल्वर पहुंच भी रहा है या वहां नहीं। या एग्जैक्टली। ऑटो स्टेन की एक आदत थी, लैब में ना वो सिगार फूकते रहते थे। तो ऑटो स्टेन बोले कि मुझे दिखाओ। उन्होंने हाथ में पकड़ा, एक हाथ में सिगार है, दूसरे हाथ में ये प्लेट पकड़ रखी है। तो अचानक से देखा कि प्लेट के ऊपर जहां सिल्वर होना चाहिए था वहां पर काला काला हो गया कुछ, और एक स्प्लिटिंग नजर आने लग गई वहां पर, मतलब उस प्लेट के ऊपर निशान नजर आएंगे। तो उन्होंने बोला, हाँ ये मेरी सिगार में कुछ है, शायद इसमें सल्फर है, क्योंकि मेरी सस्ती वाली सिगार है, इसलिए ये सल्फर जो है सिल्वर सल्फाइड बना के उसको काला कर रहा है। ओके। तो फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपनी फोटोग्राफिक प्लेट्स को डेवलप करना शुरू किया, हाँ, ओके 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 ताकि ओके। सिल्वर की जो वहां पे स्पॉट होना चाहिए वो दिखाई देना शुरू हो। अचानक से क्या हुआ, ऑटोस्टेन को एक, जर्मनी में एक सिटी है रोस्टॉक, तो यूनिवर्सिटी ऑफ रोस्टॉक में ऑटोस्टेन को पोजीशन मिल जाती है प्रोफेसरशिप की। तो वो वहां पर मूव कर जाते हैं। ओके। अब वहां पर मूव करके तो एक्सपेरिमेंट अब दोनों इकट्ठे कर रहे हैं, तो मुश्किल हो गई थोड़ी, है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। मतलब ट्रेनों से भी ट्रेवल करते थे, और बीच में रास्ते में कभी कभी कहीं मिल जाते थे, और डिस्कस करते थे आई कि सी। क्या चल रहा है और आगे की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। प्रॉब्लम ये हो रही थी कि जितनी बार ये डार्क स्पॉट्स दिखाई दे रहे थे फिल्म पर, हर बार अलग चीज दिखाई दे रही थी। मतलब ओ। एक्सपेरिमेंट रिप्रोड्यूसिबल नहीं था। कई बार उनको या स्प्लिटिंग नजर आ रही है,
कई बार उनको एक फॉगी सा रीजन नजर आ रहा है, कई बार सिर्फ एक ही लाइन नजर आ रही है। तो ये बड़ी दिक्कत हो गई। तो उन्होंने एक बार गोटिंगन में बैठे हैं, गोटिंगन नाम का एक सिटी है, स्टेशन पे बैठे हैं, और उन्होंने सोचा लेट्स गिव इट अप, ये एक्सपेरिमेंट नहीं काम करने वाला, इसको छोड़ो, मारो गोली। पर फिर उसके बाद ऑटो स्टैन वापस जाने लगे रोस्टोक, और ये फ्रैंकफर्ट जाने लगे, गेरलाख। जब जाने लगे तो देखा अरे ट्रेनों की हड़ताल हो गई। ट्रेनों की हड़ताल हो गई, तो सारा दिन अब उनको वहीं पे काटना है गोटिंगन में। फिर उन्होंने दोबारा से सब कुछ डिस्कस करना शुरू किया बहुत डिटेल में, उनके पास सारा दिन था डिस्कस करने को। अब तो पूरा दिन था बिल्कुल। हाँ, तो शाम तक आते आते उनको कुछ आइडियाज आए कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप में कुछ कुछ चीजें चेंज करनी चाहिए। चेंज करेंगे तो शायद कुछ आएगा नजर, क्योंकि कुछ कुछ उसमें एक्सपेरिमेंटल में इम्प्रूवमेंट चाहिए। तो वॉल्टर वापस गए, उन्होंने इम्प्रूवमेंट की सेटअप में, जो भी थी रिक्वायर्ड इम्प्रूवमेंट्स, आई डोंट नो डिटेल्स। और कुछ दिनों में ही उनको फिर एक ब्यूटीफुल सी स्प्लिटिंग नजर आई सिल्वर एटम्स की, which was reproducible. Now every time they were seeing the same thing. In fact ये इतनी स्प्लिटिंग थी जितनी एग्जैक्टली बोर की थ्योरी प्रिडिक्ट कर रही थी। एग्जैक्टली उतनी स्प्लिटिंग विद इन 10%। तो वॉल्टर एकदम से एक्साइट हो गए, एंड देन ही राइट्स ए पोस्ट कार्ड टू स्टैन saying that after all प्रोफेसर बोर इज राइट। फिर उसके बाद वो प्रोफेसर बोर को भी एक पोस्ट कार्ड भेजते हैं और अपने एक्सपेरिमेंट का फोटो भेजते हैं स्प्लिटिंग का, और साथ में लिखते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ, योर थ्योरी इज राइट। यस, योर थ्योरी इज राइट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो सारे फिजिसिस्ट एक्साइट हो जाते हैं कि ये तो बहुत रेवोल्यूशनरी चीज है। आइंस्टाइन ने इनफैक्ट बोला कि ये जो अभी हुआ स्टर्न गेरलाख एक्सपेरिमेंट, ये बहुत रेवोल्यूशनरी है। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, आइंस्टाइन ने एक ऑब्जेक्शन रेज करी कि ये स्प्लिटिंग होनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने अभी एक रफ कैलकुलेशन की है, पॉल एंड फेस्ट एक और फिजिस्ट थे उनके साथ मिलके, और उनके हिसाब से ये स्प्लिटिंग होनी नहीं चाहिए। कुछ कुछ रीजंस थे उनके। तो और उसके बाद क्या हुआ कि कुछ और एटम्स पर जब ये एक्सपेरिमेंट किए गए, वो सेम चीज नहीं दिखा रहे हैं, वो कुछ और ही दिखा रहे हैं। तो सिल्वर एटम्स के साथ बोर की थ्योरी ठीक नजर आ रही है, पर बाकी कुछ एटम्स के साथ कुछ हो ही नहीं रहा, जबकि सिल्वर के साथ स्प्लिटिंग नहीं होनी चाहिए थी विद द करंट मॉडल, थ्योरेटिकल मॉडल। हाँ, तो क्या था कि सिल्वर एटम्स जो थे उनके हिसाब से जो मैग्नेटिक मोमेंट है ऑर्बिट वाला, वो 0 होना चाहिए। एक्चुअली ये बाद में पता चला। ओनली फॉर सिल्वर एंगुलर मोमेंटम इज 0, नॉट फॉर ऑल द। नो, फॉर सिल्वर इट शुड हैव बीन 0। तो उसके हिसाब से, बोहर के मॉडल के हिसाब से स्प्लिटिंग होनी ही नहीं चाहिए थी। राइट। बट जो एक्चुअल आंसर आया वो एग्जैक्टली वैसा ही आया जैसे बोहर मॉडल के जैसा आया। और एक्चुअल एक्सप्लेनेशन क्या थी, वो ये थी कि स्पिन है इलेक्ट्रॉन की, ये स्पिन की वजह से स्प्लिटिंग हो रही है। It's the spin of electrons and not the atoms. हाँ, तो ये बाद में पता चला 1927 में, इस एक्सपेरिमेंट के 5 साल बाद ये पता चला कि एक्चुअल एक्सप्लेनेशन वाज समथिंग एल्स। Just around the same time as Solvay conference, I guess. हाँ, सॉल्वे भी 1927 में हुई थी, उससे जस्ट पहले ये प्रूव हुआ। कुछ और फिजिसिस्ट ने, हम इसकी बाद में डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जब स्पिन के बारे में बात करते हैं। तो अभी आज की कहानी यहाँ पर रोकते हैं और दर्शकों के सवाल ले लेते हैं। बिल्कुल, थैंक यू आशीष, इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, काफी एंगेजिंग थी, एंड आई एम श्योर हमारे दर्शक भी इस बात से अग्री करेंगे, काफी एंगेजिंग स्टोरी थी। एंड या वी लुक फॉरवर्ड अगले एपिसोड की तरफ, जहां हम आगे जानेंगे स्टोरी के बारे में काफी ट्विस्ट से। लेट्स टेक द क्वेश्चंस। यस। सावन कपूर जी लिखते हैं, ग्रेट आंसर टू माय क्वेश्चन, आई डिड नॉट नो दैट स्पेक्ट्रल लाइन विड्थ इज ड्यू टू एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ब्लू माय माइंड, थैंक्स। साथ में वो ये क्वेश्चन भी पूछते हैं, यू टोल्ड दैट क्वांटम एंटेंगलमेंट हैज बीन प्रूवन इन एक्सपेरिमेंट्स, कैन यू एक्सप्लेन सम एक्सपेरिमेंट ब्रीफली? हाँ, लास्ट टाइम हमने क्वांटम एंटेंगलमेंट पे बहुत थोड़ी सी चर्चा की थी। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सावन जी का आपकी अप्रिसिएशन के लिए। आप इसी तरह हमारे साथ बने रहें, सवाल पूछते रहें।
तो क्वांटम एंटेंगलमेंट की बात जब हमने की थी, हमने ये बोला था कि अगर आप किसी भी दो पार्टिकल्स को सेम क्वांटम स्टेट में प्रोड्यूस कर दें, तो उसमें एक पार्टिकल को आप जैसे चांद पे ले जाएं या कहीं पर और ले जाएं, दूसरा पार्टिकल अर्थ पे है, तो आप अगर एक पार्टिकल पर मेजरमेंट करोगे, जैसे अर्थ वाले पार्टिकल है उसके ऊपर मेजरमेंट करोगे, तो दूसरे की स्टेट ऑटोमेटिकली वेल डिफाइंड हो जाएगी उसी टाइम पर, इंस्टेंटेनियसली, जिसको आइंस्टाइन जी ने स्पूकी एक्शन एट ए डिस्टेंस भी बोला था, इसमें माने नहीं थे। तो इसको एक्सपेरिमेंटल प्रूफ पूछ रहे हैं सावन जी। यस, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुआ है, बहुत बार प्रूव हुआ है, इनफैक्ट फोटोन्स को यूज करके प्रूव हुआ है। तो एक्चुअली क्या हुआ था, 1964 की बात है, एक फिजिसिस्ट हैं जॉन बेल। जॉन बेल ने एक थ्योरम दी थी जिसको जॉन इनइक्वालिटी बोलते हैं। जॉन इनइक्वालिटी को यूज करके आप प्रूव कर सकते हो कि एंटेंगलमेंट वर्क्स और नॉट। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा जिसमें आप दो फोटॉन्स को प्रोड्यूस करोगे एट द सेम टाइम यूजिंग ए क्रिस्टल कॉल्ड ए नॉन लीनियर क्रिस्टल। उसमें अगर आप लेजर शाइन करते हैं तो नॉन लीनियर क्रिस्टल से दो फोटॉन्स बन जाते हैं। अब वो दो एग्जैक्टली, तो दैट्स द सेम क्वांटम स्टेट because they are produced in the same conditions from the same photon. So then एक फोटोन को आप भेजिए ऑप्टिकल फाइबर से कहीं दूर और दूसरे फोटोन को ऑपोजिट डायरेक्शन में कहीं दूर भेजिए और फिर कुछ एक्सपेरिमेंट कीजिए। हम वो एक्सपेरिमेंट डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि उसमें पोलराइजर्स यूज होते हैं एंड ये सब चीजें यूज होती हैं। बट अगर आप एक फोटोन की पोलराइजेशन मेजर करोगे तो दूसरे की आप इमीडिएटली बता दोगे कि इस टाइम पर दूसरे फोटोन की पोलराइजेशन भी ये हो चुकी है। एंड ये जो चीज है ये बार बार प्रूव किया गया है कि हाँ, दिस फॉलोज द रिजल्ट्स ऑफ जॉन बेल, जो कि तभी ठीक होंगे अगर क्वांटम एंटेंगलमेंट वर्क्स। इनफैक्ट ये हमने, एक चाइनीज ग्रुप है, उन्होंने अभी लास्ट ईयर ही सैटेलाइट्स में भी फोटोन्स भेज के ये स्टडी किया। 1200 किलोमीटर की डिस्टेंस पर क्वांटम एंटेंगलमेंट वेरी की। अर्थ पर आई थिंक अभी रिकॉर्ड कुछ 50 किलोमीटर है, वो भी चाइनीज ग्रुप ने किसी ने किया था पिछले साल। थैंक्स। थैंक यू आशीष फॉर द आंसर। श्वेता गोयल जी पूछती हैं, डॉक्टर अरोड़ा, आई हैव अ क्वेश्चन। Did Albert Einstein and Niels Bohr respect each other even when they have these differences? हाँ, लास्ट टाइम हमने जो बात की थी उसमें ये बताया था कि आइंस्टाइन और बोर जी एक दूसरे के साथ काफी एक तरह से आर्गुमेंट का झगड़ा टाइप ही हो रहा था उनके बीच में। और झगड़ा किस वजह से था कि क्वांटम मैकेनिक्स में जो ट्रुथ है, जो वो कहाँ पर है, मतलब कि हर चीज प्रोबेबिलिस्टिक है और हर चीज में वेव फंक्शंस की बातें हो रही हैं और वेव फंक्शन कोलैप्स की बातें हो रही हैं, बहुत सारी चीजें जो कि मतलब काउंटर इंट्यूटिव है सब। तो एटम अननोएबल है, देयर इज अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड सो ऑन। तो यस, ऑल्दो देयर वर ऑल दिस डिफरेंसेस, बट आइंस्टाइन और बोर एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड थे और बहुत दे वर फॉन्ड ऑफ ईच अदर्स कंपनी, इवन लाइफ लॉन्ग। इनफैक्ट जब आइंस्टाइन लास्ट में जब रिटायर भी हुए अपनी लाइफ में, जब वो प्रिंसटन में प्रोफेसर थे लास्ट में, और वहां पर भी नील्स बोर आया जाया करते थे, उनसे मिला करते थे। दे वर हैविंग वेरी नाइस टाइम टुगेदर इवन टुवर्ड्स द एंड ऑफ आइंस्टाइन्स लाइफ, इट्स नोन। थैंक्स श्वेता। सो यू हैव बीन विद अस एज वेल सिंस द बिगिनिंग। आप इसी तरह से हमारे साथ हमें अप्रिशिएट करते रहें हमारे काम को। शुक्रिया। ऑलराइट, थैंक यू आशीष। एंड आई होप हमारे दर्शकों को ये एपिसोड भी पसंद आएगा एंड हमसे क्वेश्चंस पूछेंगे जिसके हम आंसर्स अगले एपिसोड में देंगे। सो थैंक यू एवरीवन, सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक्स श्रेया, बाय बाय व्यूअर्स। बाय।